जय हिंद साथियों। देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अपवर्तन। अपवर्तन में हम लोग अपवर्तन के नियम तक पढ़े थे, जिसमें साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू नियतांक पढ़े थे और बताया गया कि इस नियतांक को क्या कहते हैं? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक, और उसे एन या म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार हमने सिखाया था कि पहले के सापेक्ष दूसरे का तो उसे 1n2 कहते हैं और 1n2 बराबर n2 अपान n1। ये बातें पिछले क्लास में हो गई थी। आज हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक देखेंगे और अपवर्तनांक का परिभाषा भी देखेंगे, जिसे आप कह सकते हैं कि अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध। किसी माध्यम के अपवर्तनांक और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के बीच संबंध, इतनी बड़ी हेडिंग लिखेंगे या डायरेक्ट अपवर्तनांक हेडिंग कर लेंगे, दोनों बात सेम है। और उससे पहले निरपेक्ष अपवर्तनांक पढ़ेंगे, फिर हम अपवर्तनांक और चाल में संबंध वाला बात पढ़ेंगे। ठीक, और उस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, जरा देखिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में क्या हो जाएगा? अपवर्तनांकों में संबंध। तो WN G, GN W जो आप लोग पढ़ते हैं 9/8, 8/9, ये सब आ जाएगा। बड़े आसानी से हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। चलो चलते हैं, आज इसमें देखते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, RI। और निरपेक्ष एब्सोल्यूट। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, या ऐसे बोलेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक किसके सापेक्ष होता है? क्योंकि आपको पता है कि अपवर्तनांक तो की घटना तभी होगी जब किरण एक पारदर्शी से दूसरे पारदर्शी में जाएगी, तो अपवर्तन होगा, तो अपवर्तनांक का जन्म होगा। कहने का आशय यह है कि जब एक पारदर्शी दूसरे पारदर्शी में जाएगी तो अपने रास्ते से हटेगी, चाहे अभिलंब की ओर झुके या अभिलंब से दूर हटे, तो अपवर्तनांक का कंसेप्ट आएगा। फिलहाल हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक कर रहे हैं, भाव से निकल रहा है, किसी के सापेक्ष नहीं। लेकिन फिर भी आपको पता है कि दो माध्यम होते ही होते हैं, तो किसी के सापेक्ष होगा। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक किसके सापेक्ष लिया जाता है, वो आपको बताना है। तो जरा समझो बात को। निरपेक्ष कहने का मतलब है किसी का जो मूल है वही आना चाहिए। तो मान लीजिए 1 मिनट के लिए, अगर एयर है, क्या एयर, और इधर है ग्लास, कांच, कोई किरण हवा से जा रही है ग्लास में, ठीक है, तो इधर झुक गई, ए आर हो गया, ए आई हो गया। तो यदि आप लिखोगे तो लिखोगे ANG। अपवर्तनांक क्या लिखोगे? एयर से ग्लास में जा रही है तो एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का अपवर्तनांक ANG लिखा जाएगा। ठीक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG हो गया, तो इसे खोलोगे तो क्या होगा? NG अपान NA, यही तो होगा, NG अपान NA। ऐसे ही खोला जाता है, बिल्कुल। तो ये बताइए जरा, NA कितना होता है? NA लगभग 1 के बराबर होता है। N निर्वात कितना होता है? लगभग, दो चिड़िया की तरह ऐसे उड़ेगा तो उसे लगभग कहते हैं, लगभग 1 के बराबर होता है निर्वात। और NA 1.003 लिखे थे, याद होगा, तो NA बराबर लगभग 1। तो NG अपान 1 बराबर NG। इसका मतलब ANG बराबर आप क्या लिख सकते हैं? NG। तो निर्वात के सापेक्ष भी अगर निकाला जाए कि निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक बताओ, जैसे वाटर का अपवर्तनांक निकाला जाए, तो NW अपान N निर्वात। तो N निर्वात का वैल्यू 1, तो NW अपान 1 बराबर NW। इसका मतलब निर्वात के सापेक्ष अगर हम वाटर का निकालें, जल का निकालें, तो जल का अपवर्तनांक, इसे क्या पढ़ेंगे? जल का अपवर्तनांक। इसे क्या पढ़ेंगे? कांच का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर कांच का अपवर्तनांक। निर्वात के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर जल का अपवर्तनांक। तो कहने का मतलब चाहे निर्वात के सापेक्ष आप जाओ, चाहे वायु के सापेक्ष जाओ, जो अपवर्तनांक निकालना चाहते हो वही सेम आ जाएगा, उसी माध्यम का आ जाएगा। कहने का मतलब दुनिया में किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक एयर के रिस्पेक्ट में, मीडियम मतलब कोई भी माध्यम हो, जल, कांच, हीरा, कुछ भी, तो NA से भाग करो, NA का वैल्यू 1 होगा, तो NM अपान 1 बराबर NM। तो मतलब क्या होगा? किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष होगा तो वही आ जाएगा, और इसे ही तो निरपेक्ष कहेंगे। निरपेक्ष मतलब जो मेरा है वही तो आ गया। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक किसके सापेक्ष लिया जाता है? वायु या निर्वात। अब समझ में आ गया होगा, निर्वात या वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो यही एक लाइन हम लिख देते हैं, काम खत्म। निर्वात या वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है।
मतलब निर्वात या वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपर्तनांक क्या कहलाएगा, उस माध्यम का निरपेक्ष अपर्तनांक। निरपेक्ष अपर्तनांक परिभाषा अगर पूछता है एक लाइन ये लिख देंगे। मतलब आप समझते रहिएगा, इसका मतलब ये है कि एयर के सापेक्ष ग्लास का अपर्तनांक बराबर ग्लास का अपर्तनांक आएगा, एयर के सापेक्ष वाटर का अपर्तनांक बराबर वाटर का अपर्तनांक आएगा, एयर के सापेक्ष डायमंड का अपर्तनांक बराबर डायमंड का अपर्तनांक आएगा, एयर के सापेक्ष लिक्विड का अपर्तनांक लिक्विड का अपर्तनांक आएगा, एयर के सापेक्ष किसी भी मीडियम का अपर्तनांक उसी मीडियम का अपर्तनांक आएगा। तो मतलब किसी के आगे एयर लगा दो हटा दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे जब आपको कहा जाता है कांच का अपर्तनांक, ठीक, तो इसका मतलब कांच का अकेले किसी चीज का अपर्तनांक नहीं है। जैसे कांच का अपर्तनांक तो Ng लिखोगे, हीरे का अपर्तनांक N डायमंड लिखोगे, लिक्विड का अपर्तनांक द्रव का अपर्तनांक NL लिखोगे, किसी भी वाटर का अपर्तनांक जल का अपर्तनांक NW लिखोगे। तो अकेले तो होता नहीं। तो कभी ये बात ध्यान देना, जैसे कभी आपसे हम कहें x बराबर 2, तो बताओ यहां आगे प्लस है कि माइनस, क्या है बताओ, तो कहोगे पॉजिटिव है ना, प्लस है। कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या मानते हो, प्लस मानते हो, यही तो मानते हो। ठीक उसी तरह से अगर कुछ नहीं आगे दिखे तो क्या मानेंगे, जैसे कांच का अपर्तनांक, हीरे का अपर्तनांक, लिक्विड का अपर्तनांक, वाटर का अपर्तनांक अकेले नहीं होता, किसी के सापेक्ष होगा। तो कुछ आगे दिख नहीं रहा है मास्टर, तो क्या मानोगे, कुछ नहीं दिख रहा है तो एयर, हर के आगे एयर है, क्योंकि एयर किसी के आगे लगा दो किसी के आगे से हटा दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बातें मेरी समझ में आ गई होंगी। अगर हम कहते हैं कांच का अपर्तनांक तो आप केवल Ng नहीं लिखेंगे, Ang है इसका मतलब। अगर कहें हीरे का अपर्तनांक तो Nd लिख दोगे, लेकिन इसका मतलब अगर अच्छे से लिखना है तो And है वो, उसका मतलब पूरा पढ़ते समय कहेंगे वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक। नियम तो ये है वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक, लेकिन झटके हम लोग क्या कहते हैं, कांच का अपर्तनांक, तो इसका मतलब वो वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक है। कहते हैं वाटर का अपर्तनांक, तो वायु के सापेक्ष वाटर का अपर्तनांक है। किसके सापेक्ष, जब कुछ नहीं दिया है तो इसका मतलब एयर है, क्योंकि किरण कहां से जाएगी, चाहे जल में, कांच में, हीरा में, कहीं से हो तो वायु से ही तो प्रकाश किरण जाएगी, तो इसका मतलब वायु के सापेक्ष होगा। बातें समझ में आ गई होंगी। तो इसका मतलब ये है। तो इससे क्या सीख मिली सीख ये कि किसी के आगे आप वायु हटाओ लगाओ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई दिक्कत वाली बात आशा करता हूं नहीं होगा। तो ये है एक लाइन का परिभाषा निरपेक्ष अपर्तनांक का। अब हम लोग क्या पढ़ने चल रहे हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे एक लाइन, या हेडिंग डायरेक्ट डाल लो अपर्तनांक, या एक लंबी सी हेडिंग हम डाल रहे हैं किसी माध्यम के अपर्तनांक और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के बीच संबंध। ठीक, ओके। हेडिंग क्या है, किसी माध्यम के अपर्तनांक था उस माध्यम में प्रकाश की चाल के बीच संबंध, या सीधा सीधा अपर्तनांक। आपसे परीक्षा में पूछे अपर्तनांक से आप क्या समझते हैं, तब भी यही डिफिनेशन लिखना है। और चाहे डिटेल में पूरा पूछे किसी माध्यम के अपर्तनांक था उस माध्यम में प्रकाश की चाल के बीच संबंध, तब भी यही लिखना है। ठीक है, तो पहले बातों को समझिए। निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात उस माध्यम का क्या कहलाता है, अपर्तनांक कहलाता है। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸, और जिस माध्यम का अपर्तनांक आपको निकालना है उस माध्यम में जो चाल होगी, निर्वात वाले चाल में माध्यम वाले चाल का भाग कर दो, तो जो रिजल्ट आएगा वही उस माध्यम का अपर्तनांक कहलाएगा। उस माध्यम, किस माध्यम का, जैसे मान लो आपको कांच का अपर्तनांक निकालना है, तो निर्वात का में प्रकाश की चाल पता है 3 × 10⁸, और कांच में जो चाल होगी प्रकाश की दौड़ा दो, कांच में जो चाल हो 3 × 10⁸ में कांच वाली चाल का भाग कर दो, जो रिजल्ट आएगा वो कांच का अपर्तनांक हो जाएगा। अब जरा जल के बारे में जरा समझो कि जल का अपर्तनांक बताना हो तो क्या करोगे भाई। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ है, जल में जो प्रकाश की चाल है उसका भाग कर दो, किसमें, 3 × 10⁸ में, निर्वात वाले में, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, जल का अपर्तनांक। हीरे का अपर्तनांक निकालना है तो निर्वात में प्रकाश की चाल में हीरे में प्रकाश की चाल का क्या कर दो, भाग, जो हीरे में प्रकाश की चाल हो उसका भाग दे दो, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, हीरे का अपर्तनांक। तो इसीलिए कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, देखो क्या लिखे, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात उस माध्यम का अपर्तनांक कहलाता है। समझ रहे हैं, क्योंकि निर्वात वाले से लेना देना नहीं है। या ऐसे भी कह सकते हो इसे कि किसी माध्यम का अपर्तनांक और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है, ये भी लिख सकते हो, हालांकि लास्ट में हम लिख देंगे। तो समझ में आया, इसे प्रदर्शित करते हैं या
म्यू से, ये तो पहले ही बता चुके हैं। अर्थात हम लिख क्या सकते हैं यहाँ, अर्थात हम लिख सकते हैं, अर्थात किसी माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर, चाहे म्यू लिखो चाहे n बराबर क्या हो जाएगा, c/v। अब आपके दिमाग में आया गुरु जी c क्या है, v क्या है, तो लिख रहा हूं ना, जहां c क्या है, c है निर्वात में प्रकाश की चाल। देखो ऊपर डेफिनेशन मिल रहा है कि नहीं, निर्वात में प्रकाश की चाल, और कितना होती है उसे भी लिख दे रहा हूं, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यही होती है। हाँ ये फिक्स है, हाँ नहीं बदलने वाला, अर्थात कांस्टेंट चीज है। और v क्या है, v क्या है, v ये उस माध्यम में प्रकाश की चाल है जिस माध्यम का अपवर्तनांक n है। ठीक है, तो माध्यम में प्रकाश की चाल है, और n क्या है भाई, n तो उसी माध्यम का क्या है, अपवर्तनांक है, तो माध्यम का अपवर्तनांक है, हालांकि लिखा भी गया है। समझ में आ गया बात। अब जरा सोच के बताओ, चाल ऊपर भी है चाल नीचे भी है, तो मीटर पर सेकंड ऊपर भी होगा, मीटर पर सेकंड नीचे कट जाएगा मात्रक, तो अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, कभी गलती से पूछे अपवर्तनांक का मात्रक तो कहेंगे नहीं होता। अपवर्तनांक का क्यों मात्रक नहीं होता, चाल बटे चाल है, तो हाल चाल हो गया, चाल बटे चाल हाल चाल। तो ये हुआ आपका डिफिनेशन अपवर्तनांक का। यहीं लिख लेंगे साइड में कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। और इससे पहले भी हम किसी चीज का बताए थे मात्रक नहीं होता, क्या आप लोग बता सकते हैं, दिमाग में आ जाना चाहिए। रेखीय आवर्धन का मात्रक नहीं होता, क्योंकि वो प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई का अनुपात था, याद होगा। तो अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, तो ये रहा डिफिनेशन। अब इसी चीज पे हमें न्यूमेरिकल लगाना है। जैसे मान लो आपसे हम पूछेंगे कि जल में प्रकाश की चाल बताना है, और जल का अपवर्तनांक दिया है। अगर अपवर्तनांक दिया है, चाल पूछा तो बता सकते हैं, क्योंकि c का वैल्यू तो फिक्स है। अगर अपवर्तनांक जल का दे दे और चाल पूछे, इसका मतलब v पूछ रहा है, n दे दिया, c पता है, तो इसमें से तीन चीजों में से दो चीज पता रहे तो तीसरा बता सकते हो ना। अब मान लो कि v दे दिया, जल में चाल दे दिया, और जल का अपवर्तनांक पूछे, बता सकते हो। कांच में चाल दे दिया v, तो कांच का अपवर्तनांक बता सकते हो। हीरे में चाल दे दिया, तो हीरे का अपवर्तनांक बता सकते हो। अपवर्तनांक देकर चाल पूछे या चाल देकर अपवर्तनांक पूछे, बता सकते हो, क्योंकि c कांस्टेंट है, c फिक्स है। बातें समझ में आई। तो यहां तक बनाओ और फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं इस पर। ये देखिए 4 क्वेश्चन आपको इस पर हमने लिख दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं उधर सॉल्व करके दिखा रहा हूं आपको। क्या पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच में प्रकाश की चाल बताना है। तो पहले का सलूशन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, कांच का अपवर्तनांक दिया है, तो n किसका, कांच का, तो चाहो तो आप Ng लिख सकते हो, मतलब g क्या बता रहा है, कांच का अपवर्तनांक है। ठीक है, तो कांच का अपवर्तनांक दिया है, n लिखो या Ng लिखो एक ही बात है, 1.5 है। पूछ क्या रहा है, कांच में प्रकाश की चाल, इसका मतलब चाल पूछ रहा है, v पूछ रहा है, लेकिन किस मीडियम में, g में। g मतलब क्या, ग्लास। हाँ चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, नहीं चाहो तो n भी लिख, n बराबर 1.5, v बराबर क्वेश्चन मार्क लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा बताओ c बराबर आपको पता है कि नहीं, c बराबर तो सबको पता है सर, ये फिक्स है, ये तो बदलना ही नहीं है। तो अब बताओ फार्मूला तो पता है, n बराबर c/v, फार्मूला क्या था, n बराबर c/v, यही तो था। तो यहाँ से v इधर चला जाएगा, यानी यहाँ तो v बराबर क्या हो जाएगा, c/n हो सकता है ना, ये भी तो लिख सकते हैं। जी हाँ सर एकदम, तो लिख लो क्या, vg बराबर क्या हो जाएगा, c/ng, ऐसा भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। चाल निकालना है तो क्या करेंगे, अपवर्तनांक दिया है, चाल निकालना है तो
तिर्यक कर देंगे। तो वैल्यू रख दो 3 × 10 घाते 8 मीटर पर सेकेंड अपान एनजी का वैल्यू 1.5। 1.5 में 1.5 या दशमलव हटाओ, यहाँ 30 हो जाएगा, 15 दूना 30 या 1.5 दूना 3, जो भी आपको अच्छा लगे। तो क्या हुआ 2 × 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। भीजी अर्थात कांच में चाल क्या आ गया 2 × 10 घाते 8 मीटर पर सेकेंड। ये कांच में प्रकाश की चाल होती है। प्रकाश की विशेषता जाके देखो, मैंने वहां आपको लिखाया है। कहां से आता है समझ में आ गया होगा। निर्वात वाले में कांच के अपूर्णांक का भाग करोगे चाल आ जाएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लो। यही क्या कह रहा है, जल का अपूर्णांक 4/3 है तो जल में प्रकाश की चाल बताना है। कितना सिंपल है, जल का अपूर्णांक दिया है NW बराबर 4/3। NW 4/3। W क्यों लिख दिए, ताकि पता चले जल का है, जल का अपूर्णांक, नहीं तो यह नहीं लिख सकते हो। तो पूछा क्या है VW अर्थात जल में चाल पूछा है। माध्यम का है जल, जल में चाल क्वेश्चन मार्क पूछा है। और C बराबर दुनिया जानती है, लिखना हो लिखो, न लिखना हो मत लिखो, ये तो दुनिया जानती है। ठीक है, ठीक। अब फिर वही बात, VW बराबर क्या हो जाएगा, माध्यम में चाल, तो C/NW। C का वैल्यू 3 × 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड अपान 4/3। अब भाग आता होगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 त्रिका 9, 9/4 × 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो 4 का भाग कर दो, VW बराबर क्या हो जाएगा 4 का 4 कि 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 महाराज, 4 दूनी 8, दशमलव 1 बचेगा, दशमलव बढ़ाए 10 हो गया, 4 दूनी 8, क्या बचा 2 बचा, फिर 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20। ये आ गया आपका, ये क्या हो गया जल में प्रकाश की चाल। ये क्या हो गया, कांच में प्रकाश चाल। जल में ये चाल होती है, मैंने लिखा है। कहां से आता है समझ में आया, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। अब क्या बताना है, हीरे में प्रकाश की चाल बताना है, और यहाँ प्रकाश की चाल दे दिया है, माध्यम में अपूर्णांक बताना है। तो तीसरा और चौथा हम करेंगे, पहले ये बना लीजिए, तब तीसरा और चौथा करते हैं इसे हटा के। देखो हीरे का अपूर्णांक 2.4 हो तो हीरे में प्रकाश चाल, डायमंड, हीरे का अपूर्णांक N, डायमंड कितना है 2.4। तो हीरे में प्रकाश की चाल भी डायमंड पूछा है। C का वैल्यू आप जानते हैं, ठीक है, ये मीटर पर सेकेंड। तो चलो फिर वही बात, V डायमंड क्या हो जाएगा C/N डायमंड। तो भाई C का वैल्यू 3 × 10⁸। अब कुछ लोगों को केवल ND लिखने में दिक्कत हो रही हो तो मत लिखो ND, केवल N लिखो, केवल V लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो ज्यादा अच्छा के लिए लिख रहा हूं, क्लियर हो जाए कि डायमंड में चाल है। नहीं लिखोगे नंबर नहीं कटेगा। हाँ, N और V लिखोगे तब भी चल जाएगी बात, ठीक है। हाँ, समझ में आया होगा। N डायमंड 2.4, दशमलव हटाओ, यहाँ बढ़ाओ 0, 30/24 × 10 घाते 8 मीटर पर सेकेंड। कटा लो, 6 पंचे 30, 6 चौके 24, 5/4, 5/4 × 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड। 4 1 क्या आएगा, भाग करो, 4 1 4, कितना बचा 1, 4 दूनी 8, कितना बचा 2, 4 पंचे 20। हीरे में चाल कितना होती है देख लो, सामने पड़ गया 1.25 × 10 घाते 8 मीटर पर सेकेंड। ये हीरे में चाल है। दुनिया में सबसे कम चाल किसमें होती है, हीरे में। क्यों, क्योंकि दुनिया में सबसे अधिक अपूर्णांक इसका है, हीरे का। कितना है, ये है, ठीक है। तो यही लिख सकते हैं हम, सबसे कम प्रकाश की चाल हीरे में होती है। कितना होती है, 1.25 × 10 घाते
8 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि क्यों? तो क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। कितना होता है? 2.42 होता है। 2.4 भी लिख सकते हो, यहाँ सॉल्व करने के लिए 2.4 लिया गया है, होता 2.42 है। ठीक है, बताए हैं पहले, तो यहाँ सॉल्व करने के लिए जो लिया गया वही बता दे रहे हैं। तो ये सवाल आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा। ठीक है, अभी रहने दो, ये सवाल डायरेक्ट पूछ लेगा तो इसका जवाब आप दे देंगे। सबसे कम किसमें होता है, क्यों होता है। तो सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होता है तो समझ में आ गया होगा। ओके, हाँ, सबसे ज्यादा कहाँ होता है बता चुके हैं, निर्वात में होता है या माध्यम बोलेगा तो वायु। अगर निर्वात है ऑप्शन में, निर्वात मारेंगे, निर्वात नहीं है तो वायु मारेंगे। और सबसे कम पूछे चाल तो ये सामने पड़ा है, कितना होता है देख लो। तो एक बात स्पष्ट हो रहा होगा कि चाल और अपवर्तनांक में कैसा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती माने उल्टा, तो वो चीज लिखेंगे अभी हम, लेकिन ये मिटा के और हम ये चौथा क्वेश्चन भी यही कर देते हैं। ध्यान से देखो, चौथा क्वेश्चन भी यही कर लो, तब आगे हम बढ़ते हैं। चौथा क्या, कांच में प्रकाश की चाल दे दिया। लो, इस बार क्या दे दिया, भीजी दे दिया, चाल दे दिया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पूछा क्या है, कांच का अपवर्तनांक, एनजी पूछा है, कांच का अपवर्तनांक। और सी को जानते ही हो, सी बराबर तो पक्का पता है। तो फार्मूला क्या है, फार्मूला तो पता ही है, VD बराबर C/ND, मतलब C/N करो तो चाल आएगा, और C/V करो तो अपवर्तनांक आएगा। सीधी सी बात है। निर्वात में अपवर्तनांक से भाग दो तो चाल आ जाता है, निर्वात में चाल से भाग करो तो अपवर्तनांक आ जाता है। तो NG जो पूछा हो उसे इधर रखो, बाकी निर्वात वाले में जो दिया है उसी का भाग कर दो, काम खत्म। तो C का वैल्यू 3 × 10⁸ होता है, फिक्स है, दिया हो या ना दिया हो यही रखेंगे। VG 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लो भाई, मीटर पर सेकेंड कट जाएगा भाई साहब, 10⁸ से कट गया, 3/2 भाग कर लो 3 में 2 का, तो क्या आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। तो कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.5। आंसर हो गया। तो किस तरह से निकाला जाता है समझ में आया, क्या बात स्पष्ट हो गई इस सब पढ़ने से। ये सब पढ़ने से यहाँ संबंध पता चला, किसी माध्यम के अपवर्तनांक और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के बीच संबंध। और ये जो छोटे भैया क्वेश्चन हम बताए हैं ये सब घुमा के आते भी हैं, आपके बुक में भी होगा, देखेंगे लगाएंगे। तो ये सब बना लो। इसके बाद अब एक लाइन और हम लिखते हैं, समझाते हैं कुछ स्पेशल चीज। अन्य कंपटीशन जिंदगी में दोगे तब उसके लिए भी कुछ जादुई चीज, ताकि आप डायरेक्ट लगा लिया करो। ठीक, मैं बताने वाला हूं, इसे बनाओ। देखिए हेडिंग क्या है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के बीच संबंध। क्या संबंध निकल के आया, इतना पढ़े हो तो क्या निकल के आया वो देखो। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल था उस माध्यम में प्रकाश की चाल के बीच, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम के अपवर्तनांक के बीच कैसा संबंध होता है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। अर्थात n व्युत्क्रमानुपाती क्या v। क्यों, क्योंकि c कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, व्युत्क्रमानुपाती। और व्युत्क्रमानुपाती खोलना आता होगा आपको, ये व्युत्क्रमानुपाती v है, अगर ऐसे खोलें तो A2/A1 बराबर B1/B2 लिख देते हैं। उल्टा आपको पता होगा, मतलब A2/A1, अगर A2 ऊपर है तो B2 नीचे होगा, A1 ऊपर होता तो B1 नीचे होता, जस्ट अपोजिट खुलता है, अगर आपको पता हो ये बात। ठीक है, और अगर A अनुक्रमानुपाती B खोलना हो तो सामने आमने खुलता है, A1/A2 बराबर B1/B2। ये सब आपको बचपन में ही सिखाया जाता है। ठीक, कैसे खोला जाता है, व्युत्क्रमानुपाती होगा तो उल्टा खुलेगा, A2 B2 नीचे, A1 B1 ऊपर। उल्टा ऐसे भी कर सकते हो, इसको ऐसे भी कर सकते हो, A1/A2 बराबर B2/B1। ठीक है, मतलब ऊपर A1 तो नीचे B1, जस्ट अपोजिट। अनुक्रमानुपाती में सामने आमने रहेगा, A1 के सामने B1, A2 के सामने B2, यहाँ A2 के सामने B1, उल्टा ऐसे खुलेगा। जब भी जिंदगी में खोलना हो कभी तो ऐसे खोलेंगे। तो अब बताओ, अगर इसे हम खोलें तो कैसे खुलेगा, क्लियर हुआ कुछ? हाँ सर क्लियर तो हुआ। अगर हम कहें N2/N1 तो आप कह सकते हैं कि सर N1/N2 क्यों नहीं लिए, कुछ जादू है, जरूरी है बताना। इधर देखो, N2/N1 तो क्या हो जाएगा, उल्टा है, N2 के सामने क्या होगा, V1, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती उल्टा है,
अपॉन V2। अब N2 अपॉन N1 को क्या लिखते हो, याद करो, पिछले क्लास में बताए थे 1N2, 1N2, तो 1N2 बराबर N2 अपॉन N1। अर्थात जानते हो, पहले माध्यम में चाल दूसरे माध्यम में चाल दिया हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। और 1N2 बराबर क्या जानते हो सर, 1N2 बराबर हम जानते हैं साइन I अपॉन साइन R, जानते हो कि नहीं, ये भी तो जानते हो, साइन I अपॉन साइन R बराबर 1N2, स्नेल ने ही बताया था, बराबर N2 अपॉन N1 भी होता है, बराबर V1 अपॉन V2 भी लिख सकते हो। एक चीज और बता दे रहा हूँ, वो भी जान लो, ये भविष्य में बड़ा काम देगा आपको, फार्मूला बड़े से बड़ा सवाल एक लाइन में लगाने के लिए काम देगा, जो बराबर रहेंगे। हालांकि हाई स्कूल में नहीं काम देगा, हाई स्कूल की औकात नहीं है यहाँ तक पूछे, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, जानते रहो आप। V प्रोपोर्शनल टू लेमडा भी बताए थे, अगर पढ़े होगे ढंग से तो अनुक्रमानुपाती है, तो V1 अपॉन V2 से खोलोगे तो क्या आ जाएगा सर, V1 अपॉन V2 बराबर लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2, जहाँ लेमडा 1 लेमडा 2 क्या है, तरंग दैर्ध्य है, याद होगा, अपवर्तन के क्लास में ही समझाए थे। तो V1 अपॉन V2 को क्या लिख सकते हो, V लेमडा के प्रोपोर्शनल होता है V, तो V1 अपॉन V2 बराबर लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2, और लेमडा क्या है, तरंग दैर्ध्य है, 1 हो तो पहले माध्यम का, 2 लगा हो तो दूसरे माध्यम का। तो देखो ये फार्मूला हम स्पेशल आपको दे दिए हैं, हाई स्कूल में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप जानते रहेंगे तो काम देगा। साइन I अपॉन साइन R बराबर 1N2 बराबर N2 अपॉन N1 बराबर V1 अपॉन V2 बराबर लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2। मतलब अगर हमें पहले माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य दे, दूसरे माध्यम में तरंग दैर्ध्य दे लेमडा 1 लेमडा 2, और हमसे पूछ ले I देकर R पूछ ले, बता सकते हैं साइन I अपॉन साइन R बराबर लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 लगा देंगे डायरेक्ट। अगर पहले माध्यम में चाल दे, दूसरे माध्यम में चाल दे, और पूछ ले I देकर R पूछ ले, तब भी बता सकते हो, साइन I अपॉन साइन R बराबर V1 अपॉन V2 लगा दोगे। तो ये सभी फार्मूले आपके भविष्य के लिए हैं, तो इसे नोट करके आप भविष्य के लिए लिख लो, भविष्य में आप कोई कंपटीशन दोगे तब ये सब मदद करेगा, ठीक है। हाई स्कूल के लिए हमने पहले ही पढ़ा दिया है, कोई दिक्कत आशा करता हूँ नहीं होना चाहिए। यहाँ तक बात कर लीजिए, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, धन्यवाद।